हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे एक नई पोएम कीपिंग क्वाइट। इससे पहले हमने माय मदर एट 66 जो पोएम थी वो पढ़ी थी। डियर स्टूडेंट्स, आज अपन कीपिंग क्वाइट जो पोएम आपकी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है शांत रहना। ये जो पोएम है, इस पोएम की कुछ एक थीम इस तरीके से है। हियर इज ए पोएम with a strange and sticking theme. It is a basically an anti-war poem. ये एक anti-war poem है dear student. The poet is deeply concerned about violence, cruelty to animals and the plight of manual workers. यहाँ पर जो कवि है वो डीपली कंसर्न्ड है किसके बारे में? उस हिंसा के बारे में, क्रूरलिटी, निर्दयता के बारे में जो जानवरों के प्रति की जाती है, जो कि मैनुअल वर्कर्स हैं उनकी जो पीड़ा है उसके बारे में कवि यहाँ पर डीपली कंसर्न है अर्थात अत्यधिक चिंतित है। The poet offers a very simple solution to many of our social, political and religious problems. यहाँ पर कवि जो हमारी जो सामाजिक है, हमारी राजनीतिक है, हमारी धार्मिक जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का एक सॉल्यूशन ऑफर करता है। The solution is simple introspection. ये जो सॉल्यूशन है वो एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है अर्थात अपने आप में देखने के बारे में, अपने आप के बारे में सोचने के बारे में। Let all the people suspend their activities for some time and keep quiet as well as still. यहाँ पर पॉइंट ये सजेस्ट करता है कि सारे के सारे जितने भी लोग हैं वो क्या करें, अपनी एक्टिविटीज को सस्पेंड कर दें कुछ टाइम के लिए और वो बिल्कुल से शांत रहें, चुप रहें। If it is acted upon, अगर ऐसा किया जाता है तो it will be the first major step towards uniting people. तो ये लोगों को एक करने के लिए एक पहला कदम होगा। The second step is that everyone should look within and analysis of what is wrong and who is the wrongdoer. दूसरा जो सजेशन है वो ये देता है कि सारे के सारे लोग जो हैं वो क्या करें, अपने आप में देखें और एनालिसिस करें, इस बात का विश्लेषण करें कि क्या गलत है और कौन गलत करता है। दिस विल क्लेंस एवरी हार्ट एंड इनोबल ऑल पीपल। और ये एक्टिविटी है वो सभी हृदयों को क्या कर देगी, साफ कर देगी, स्पष्ट कर देगी, शुद्ध कर देगी एंड इनोबल ऑल पीपल, और सारे के सारे जितने भी लोग हैं उनको काम करने में समर्थ बना देगी। The fisherman will stop killing whales. इधर जो फिशरमैन है वो वेल्स को मारना रोक देंगे एंड वॉर इंडस्ट्री विल स्टॉप प्रोडक्शन, और वॉर इंडस्ट्री जो है वो अपना प्रोडक्शन रोक देगी। द पोएट्स सजेशन इज आइडियलिस्टिक एंड परहैप्स इम्प्रैक्टिकेबल। यहाँ पर कवि की जो सुझाव वो आइडियलिस्टिक है और शायद इम्प्रैक्टिकेबल कैपेबल भी है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कुछ एक थीम थी आपकी इस पोएम की। आइए हम थोड़े से इसके पोएट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो कीपिंग क्वाइट पोएम है जो आपकी, इस पोएम को लिखने वाले, इस पोएम का ऑथराइजेशन करने वाले जो पोएट हैं उनका नाम है पैब्लो नेरुडा। इज द पेन नेम ऑफ ए नेटाली रिकार्डो एस बोसो आल्टो। ये जो आपका पैब्लो नेरुडा जो है ये नेटाली रिकार्डो एस बोसो आल्टो का एक पेन नेम है, उपनाम है। Who was born in the town of पेराल इन चिली, जो कि चिली के पेराल नामक शहर में पैदा हुआ था। Neruda's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. नेरुदा की जो कविताएं वो आसानी से समझे जाने वाले शब्द चित्रों से परिपूर्ण है। नेरुदा की जो कविताएं, जो भी नेरुदा ने कविताएं लिखी हैं वो सारी की सारी कविताएं बिल्कुल इजीली समझे जाने वाले शब्द चित्रों से परिपूर्ण है। which make them no less beautiful, और जिससे उनकी सुंदरता है वो कम नहीं होती है, जरा सी भी कम नहीं होती है। He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971, और उन्होंने 1971 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी जीता। तो ये जो कविता है इसमें नेरुदा वो शांतिपूर्ण आत्मचिंतन, शांतिपूर्ण तरीके से क्या करने के लिए सुझाव देता है, शांतिपूर्ण तरीके से सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए हमें सजेस्ट करता है, शांतिपूर्ण आत्मचिंतन करने के लिए हमें सुझाव देता है, और साथ ही साथ मनुष्य के बीच में पारस्परिक जो संबंध है
या पारस्परिक जो समझ है उसकी आवश्यकता के बारे में बातें करता है वो। तो ये पोएम की थीम कुछ इस तरीके से है, इस प्रकार से आपकी ये पोएम है। तो आइए हम अब लाइन बाय लाइन इस पोएम को पढ़ते हैं स्टूडेंट। एक बार थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये जो कविता है, इस कविता की थोड़ी सी थीम मैं समराइजेशन कर देता हूँ आपको। कवि यहाँ पे सभी मनुष्यों को एक सुझाव दे रहा है, सारे के सारे जितने भी पेपर हैं उनको वो सजेस्ट करता है कि वे अपने सभी काम कुछ टाइम के लिए स्थगित कर दें, सस्पेंड कर दें और निश्चल खड़े रहें और 12 तक वो क्या करें, गिनती करें, 12 तक वो काउंट करें। कवि चाहता है कि धरती पर सभी मनुष्य कुछ क्षण के लिए मौन धारण कर लें, अर्थात वो चुप हो जाएं, बोले ना, वे 1 सेकंड तक कोई भी भाषा में न बोले, मूर्तिवत वो खड़े रहें, था अपने हाथ भी नहीं हिलाएं, यानी वो मोशनलेस होकर के खड़े रहें। ये अनुभव विचित्र सा तो लगेगा, ऐसा जो इस तरीके का काम करना वो कुछ इस तरीके का सरप्राइज करने वाला स्टेंस सा लगेगा, लेकिन एक महान ऐतिहासिक घटना जैसा भी होगा जब सारा संसार अंधी आपाधापी से मुक्त हो जाएगा, अर्थात सारा का सारा संसार है वो दौड़ भाग की जिंदगी से फ्री हो जाएगा। कोई रेलगाड़ी नहीं चलेगी, न कोई कार चलेगी, न कोई मशीन, सभी लोगों में अचानक एकता आ जाएगी और एक बार तो इस विषय पर एकमत हो जाएंगे और अपने सभी भेदभाव को क्या कर देंगे, बुला देंगे। ऐसा लगेगा कि जैसे वो वापस एक हो गए। ऐसी मौन और ऐसी जो निश्चलता है उसकी दूरगामी परिणाम होंगे। लोगों को समय मिल जाएगा, वे आत्मनिरीक्षण करेंगे कि मैंने क्या गलत किया है, क्या सही किया है, तथा अपने दोषों को पहचानेंगे। ये प्रक्रिया कुछ एक समस्याओं को हल कर देगी। मछुआरे जो है व्हेल मछली को नहीं मारेंगे, नमक बटोरने वालों को अपनी चोट खाए हुए हाथों को देखने का समय मिल जाएगा, युद्ध उद्योग जो जानलेवा गैसों और गोला बारूद का अपना उत्पाद करते हैं वो रोक देंगे। युद्ध आखिरकार किसी भी व्यक्ति को लाभ नहीं पहुंचाता है। युद्ध तो विनाश का क्या होता है, विनाश का पर्याय होता है। अगला विश्व युद्ध अपने पीछे कोई भी जीवित व्यक्ति को नहीं छोड़ेगा। जब भी कोई युद्ध होगा तो वो ऐसा युद्ध है वो अपने पीछे किसी भी जीवित इंसान को नहीं छोड़ करके जाएगा, क्योंकि ऐसा जो युद्ध होगा आगे वो सारा का सारा परमाणु जो है आपके एटॉमिक जो वेपन्स हैं उनसे होगा, या फिर जो गैसियस जो आपके वेपन्स हैं उनसे होगा। युद्ध से जुड़ी सारी गतिविधियों से जुड़े लोगों को कुछ समय मिल जाएगा। जब सारे के सारे लोग 12 तक काउंट करेंगे, चुप रहेंगे, तो फिर युद्ध से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी कुछ विचार करने के लिए वक्त मिल जाएगा। वे नए साफ वस्त्र पहन लेंगे, कहने का मतलब है वो शांति का आवरण धारण कर लेंगे तथा अपने भाइयों के साथ छांव में शांत भाव से वो बैठ सकेंगे। फिर भी उन लोगों के बारे में सोचेंगे। कवि स्पष्ट करता है कि वह पूर्ण रूप से निष्क्रियता का सुझाव नहीं दे रहा है। कभी यहाँ पे आपको लास्ट में ये नहीं कह रहा है कि आप सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एक्सोटिक मोमेंट होगा उनके लिए और वो सारे के सारे इस एक्सोटिक मोमेंट में क्या बन जाएंगे, पूरी तरीके से वो निष्क्रिय हो जाएंगे, पूरी तरीके से वो इनएक्टिव बन जाएंगे। इसका भी वो सुझाव नहीं देता कि पूरे आप कुछ काम ही ना करें, अपनी जो ड्यूटी है वो भी पूरी ना करें। निष्क्रियता का अर्थ होता है मौत। जीवन की पहचान कर्म है, काम करना है जीवन की पहचान। जीवन को तो चलते ही रहना है, केवल युद्ध उद्योग और हिंसा को ही समाप्त किया जाना है। ऐसा नहीं है कि हम सारे काम धंधे छोड़ करके बिल्कुल से बैठे। यदि लोग सत्ता और संपत्ति के पीछे पागल दौड़ कुछ टाइम के लिए छोड़ दें और शांति से बैठना सीख लें तो उन्हें बहुत लाभ मिलेगा। ऐसा वो कवि का विचार है। उनके विचार से उन्हें सभी तनाव तथा भय से मुक्ति मिल जाएगी। वे आज संकट में केवल इस कारण से कि उन्होंने कभी भी स्वयं को समझने की कोशिश नहीं की कि कौन से काम से उन्हें हानि मिल रही है या कौन सा काम है वो उन्हें हानि पहुंचा सकता है। वे स्वयं ही बड़े पैमाने पर नरसंहार करने की तैयारी में। कवि प्रकृति से भी एक प्रतीक लेकर के अपनी बात को स्पष्ट करता है। यहाँ कवि है वो प्रकृति से भी एक सिंबल लेता है और उस कवि प्रकृति से प्रतीक लेकर के अपनी बात को और क्लियर करता है। ऊपर से दिखने वाली शांति मौत की शांति से भिन्न होती है। कवि कहता है कि ऊपर से दिखने वाली जो शांति होती है वो मौत की शांति से भिन्न होती है, मौत से अलग होती है। ये वह समय है जब नए जीवन की तैयारी पूरी की जाती है। ये तो प्रकृति के नियम के अनुकूल है। शीतकाल में हर चीज जैसे सो जाती है, बर्फ की चादर सभी पेड़ों को जबरन विश्राम करवा देती ताकि एक स्वस्थ जीवन का प्रारंभ हो जाए। बसंत आते ही वही पौधे, घास और नदियां पुनः सक्रिय और सजीव हो जाती हैं। तो इस तरीके से जब भी अच्छे दिन आएंगे व्यक्ति क्या करेगा, फिर से अपने यूं कह सकता हूं कि प्रॉस्पियस लाइफ के बारे में वो सोच सकेगा। कुछ समय के लिए निश्चलता तथा मौन के अनेक लाभों को ध्यान में रखते हुए कभी लोगों को आमंत्रित करता है कि उनके साथ मिलकर के 12 तक की गिनती करें। तो ये कुछ एक आपकी पोएम के जो स्टेंजास हैं उनकी समरी इस तरीके से। आइए हम लाइन बाय लाइन आप पोएम जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं।
Now we will count to 12. Stanza first. Now we will count to 12 and we will all keep still. अब हम 12 तक गिनेंगे, 12 तक हम काउंटिंग करेंगे, 12 तक गिनती करेंगे। काउंट टू 12 का मतलब 12 तक गिनेंगे। 12 तक गिनने का मतलब क्या होता है? यहाँ पे 12 तक गिनने के लिए कभी क्यों कह रहा है, 13 तक गिनने के लिए क्यों नहीं कह रहा है? कभी इसलिए कह रहा है कि जैसे घड़ी है तो घड़ी में अगला जो 12 के बाद में फिर से 1 का टाइम आ जाता है, फिर 2 का आ जाता है, 3 का आ जाता है, इसी तरीके से एक नया टाइम स्टार्ट हो जाता है 12 के बाद में। ऐसे ही अपना वर्ष का जो सर्कुलर है वो भी कितने टाइम तक चलता है? 12 महीने तक चलता है। 12 के बाद में फिर से एक नया महीना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरीके से हमारी राशियां कितनी होती हैं? 12 होती हैं। इसी तरीके से 12 जो है वो 12 का मतलब यहाँ पर ये है कि हम 12 तक काउंट करें। कहने का मतलब घड़ी के जो 12 बजे हैं वहां तक नहीं चल रहे हैं, या फिर वर्ष के 12 महीने तक हम शांत रहें, इसका मतलब ये है। तो काउंट टू 12 का मतलब 12 तक गिनती करने का अभिप्राय यहाँ पे क्या है? 12 तक गिनती करने का मतलब है कि हम वो जो टाइम निर्धारित किया गया उस पूरे टाइम पीरियड तक, जैसे चाहे वो घड़ी का हो, चाहे वो वर्ष का हो, चाहे वो आपके राशियों का हो, चाहे वो ग्रहों का हो, उस टाइम तक हम क्या करें? 12 गिनती करें। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और उस टाइम तक हम निश्चल बने रहेंगे। जब तक हम 12 की गिनती करेंगे ना, जब तक हम 12 गिनेंगे हम निश्चल बने रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, और एक बार इस धरती पर सभी लोग वो किसी भी भाषा में न बोलें, अर्थात सारे संसार के लोग हैं वो अपनी अपनी जो लैंग्वेज है, अपनी अपनी जो भाषा है, उस भाषा को वो क्या कर दें? बोलना बंद कर दें, यानी कोई भी आपस में बात न करें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। एक क्षण के लिए हम सब काम धंधे रोक दें। एक क्षण के लिए हम सारे के सारे क्या करें? स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, अर्थात हम अपने जितने भी जो काम हैं उन सभी कामों को हम रोक दें। हम सारे के सारे हमारे जितने भी एक्शन हैं हम उनको न करें। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और हमारी जो भाग दौड़ है, हमारी भुजाओं का मिलन नहीं। इसका मतलब ये है कि हम काम धंधा छोड़ दें, हम भाग दौड़ की जिंदगी से मुक्त हो जाए, हम भाग दौड़ ना करें। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, अगर हम ऐसा करेंगे तो ये कैसा मोमेंट होगा? एक्सोटिक मोमेंट होगा, अनयूजुअल, साइलेंस स्टिकिंग है, और अट्रैक्टिव न्यू एक्सपीरियंस होगा, एक नया अनुभव होगा ऐसा करना। विदाउट अस, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर, और उस टाइम में हम क्या होंगे? हम सारे के सारे, कोई भागम भाग नहीं होगी। विदाउट रस, कोई दौड़ धूप नहीं होगी। विदाउट रस का मतलब होता है बस्टल नॉइज और मैड एक्टिविटी, अर्थात शोर शराबा नहीं होगा, कोई किसी प्रकार की दौड़ धूप नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, विदाउट इंजन का अर्थ होता है विदाउट एनी मूवमेंट ऑफ व्हीकल ऑन द रोड एंड मशीन इन इंडस्ट्री, अर्थात हम उस टाइम में कोई मशीन है वो शोर नहीं करेंगी, कोई व्हीकल्स है वो रोड भी नहीं चलेंगे। We would all be together in a sudden strangeness, और हम सारे के सारे इस अचानक आयोजित शांति में क्या बन जाएंगे? सहभागी हो जाएंगे, एक साथ मिल जाएंगे। We would all be together, अर्थात such strange silence and stillness will unite us, bring us together। ऐसी जो शांति है वो हमें क्या करेगी? ऐसी शांति हमें एक साथ में लेके आएगी, हमें पास पास में लेके आएगी। तो इस तरीके से कवि है वो हमें क्या करता है? 12 तक गिनने के लिए कहता है, और जब तक 12 तक गिनती करेंगे तब तक हम सारे के सारे हैं वो क्या हो जाएंगे? बिल्कुल से 12 तक गिनती करेंगे, जब उस टाइम तक हम सारे के सारे क्या हो जाएंगे? सारे के सारे मोशनलेस हो जाएंगे, गतिहीन हो जाएंगे। उस गतिहीन पीरियड में हम क्या करेंगे? धरती के इस आवरण पर, फेस ऑफ द अर्थ का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? यानी धरती जितनी भी है, पूरी की पूरी अर्थ जो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड की है, इसमें हम किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और हमारी जो बुझाएं उनको भी हम इतना नहीं लाएंगे। कहने का मतलब है जितना आज हम भाग दौड़ भरी जिंदगी जी रहे हैं उतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी है वो हम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल से भागम भाग की जो जिंदगी है वो रुक जाएगी हमारी। और जब ऐसा काम होगा तो एक क्षण के लिए इट वुड बी एन एक्साइटिंग मोमेंट, ये एक यूं कह सकता हूं कि अनयूजुअल, साइलेंस स्टिकिंग एंड अट्रैक्टिव मोमेंट होगा हमारे लिए। एक
चकित कर देने वाला वो क्षण होगा, एक विचित्र सा सही क्षण होगा, एक्साइटिंग तो अनयूजुअल, विचित्र, क्योंकि इसमें विदाउट रस हम बिना भागदौड़ वाली जिंदगी के बन जाएंगे, विदाउट इंजन्स अर्थात बिना किसी मूवमेंट के हो जाएंगे। यहाँ पे व्हीकल्स वगैरह जो वो नहीं चलेंगी, मशीन्स जो है इंडस्ट्रीज में वो नहीं चलेंगी, ठीक है ना। इस तरीके से कोई मशीन है वो शोर शराबा नहीं करेगी, किसी प्रकार की आवाजें नहीं आएंगी। जब ये सारा का सारा साइलेंस से परिपूर्ण वातावरण होगा तो वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन सेंसनेस, तब हम सभी इस अचानक आयोजित शांति में सहभागी बन जाएंगे। सारे के सारे हम एक जगह एकत्रित हो जाएंगे और ये ऐसा लगेगा जैसे कि हम सारे के सारे एक संगठित मानवता के प्रतिमूर्ति। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। अब दूसरा स्टेंजर जो है यहाँ पर कवि ये कहता है कि जब समस्त गतिविधियां थम जाएंगी ना तो मछुआरे ठंडे सागर में व्हेल को चोट नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि वो तो एक जगह स्थिर खड़े रहेंगे ना, कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे। तो फिर समुद्र के अंदर जो व्हेल मछलियां जो बड़ी मछलियां होती हैं, मछली का सबसे बड़ा आकार व्हेल ही होता है, तो समुद्र में वो ठंडे सागर जो होते हैं, उन ठंडे सागरों में वो व्हेल मछली को चोट नहीं पहुंचाएंगी। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हॉट हैंड्स, और जो व्यक्ति नमक संग्रह करने वाले हैं, मजदूर हैं, वे अपने हाथों की चोटों पर निगाह नहीं डालेंगे। अर्थात जब भी वो काम करते रहेंगे तो बार बार क्या करेंगे, वो अपने हाथों की चोट नमक को जैसे टच करेंगे, उनके घाव में उन पे नमक लगेगा, उनको दर्द का अनुभव होगा। लेकिन जब वो शांतचित्त हो जाएंगे तो वो क्या नहीं कर पाएंगे, अपने हाथों के ऊपर लगी हुई जो चोट है उस चोट को वो निहार नहीं पाएंगे, उस चोट पे वो निगाह नहीं डाल पाएंगे। अर्थात हिंसा और शोषण है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, थम जाएगा। यहाँ पे ये एक प्रतीक है, सैंपल है। मछुआरे ठंडे सागर में मछलियों को नहीं चोट पहुंचाएंगे, कहने का मतलब है कि वहां वो हिंसा नहीं करेंगे। और इधर सारे के सारे जो मजदूर वर्ग है, मजदूर वर्कर्स हैं, मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, वो सारे के सारे क्या करेंगे, वो जब काम नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का उनका शोषण नहीं होगा, तो एक बार फिर उनके जो दुख दर्द है उन दुख दर्दों के बारे में अनुभव करने का उनको वक्त नहीं मिलेगा। अर्थात वो अपनी चोट खाए हुए हाथों की तरफ निगाह नहीं डाल पाएंगे, बार बार उनको अपने हाथ में सामने नहीं आएंगे। अभिप्राय ये हिंसा और शोषण वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, थम जाएगा। Those who prepare green wars से जो लोग युद्ध की तैयारी में लगे हुए हैं, Those who prepare green wars, green wars का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, ग्रीन वॉर का मतलब होता है हरे युद्ध, यही है क्या, नहीं, हरे युद्ध का मतलब है जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। Those who prepare green wars से जो लोग युद्ध की तैयारी में लगे हुए हैं, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, ऐसे लोग जो हैं, ऐसा युद्ध जो गैस है, विध्वंसक तोपों से लड़ा जाता है। wars with gas, गैस से, गैस का मतलब जो आग्नेय अस्त्र होते हैं, जैसे मिसाइल होती है आपकी, जैसे आपके रॉकेट लॉन्चर वगैरह होते हैं। ये wars with fire यही बोलते हैं, परमाणु बम है, गैस वाले अणु बम है, wars with fire मिसाइल वाले युद्ध है। तो वो जो युद्ध गैस और विध्वंसक तोपों से लड़ा जाता है, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, इसमें विजेता को जीत तो मिल जाती है, विजेता जो होता है वो विजय प्राप्त कर लेता है, उसको विक्ट्री प्राप्त हो जाती है, जीत प्राप्त हो जाती है, विथ नो सर्वाइवर्स। पर वो जीत कैसे मिलती है उसको, वो जीत बिना किसी सर्वाइवर की मिलती है। पीपल लेफ्ट एलिव आफ्टर द वॉर, बचे कुछ लोग, सर्वाइवर्स है अर्थात थोड़े से लोग, सारे लोग मर जाएंगे। तो यहाँ पे विजेता को एक वीरान दुनिया हाथ लगेगी, कहने का मतलब है कि अधिकतर लोग मर जाएंगे और थोड़े से सर्वाइवर्स ही बचेंगे, थोड़े से ही लोग हैं वो इस युद्ध में जिंदा रहेंगे, महायुद्ध से बचने वाला कोई नहीं रहेगा। would put on clean clothes and walk about with their brothers, जब ये सब थम जाएगा, जब इस तरीके की युद्ध सारे के सारे रुक जाएंगे, तो यही युद्ध प्रणेता, ऐसे ही मतलब ये युद्ध करने वाले जो लोग हैं वो साफ सुथरे वस्त्र पहनकर अपने भाई बहनों के साथ छांव में विश्राम करेंगे। ऐसे युद्ध करने वाले जो लोग हैं, ये जो प्रणेता युद्ध के, ये युद्ध के प्रणेता साफ सुथरे वस्त्र पहनकर, साफ सुथरे वस्त्र का मतलब क्या होता है, क्लीन क्लोथेस। यहाँ पर क्लीन क्लोथेस का मतलब होता है शांति का आवरण धारण करके, पुट ऑन का मतलब पहनना होता है, क्लीन क्लोथेस मतलब स्पष्ट साफ सुथरे कपड़े।
तो साफ सुथरे कपड़े पहन करके ये लोग क्या करेंगे, अपने भाई बंधु जो हैं उनके साथ में छांव में विश्राम करेंगे। यहाँ इसका अभिप्राय ये नहीं कि नई नई ड्रेस पहन करके फिर वो जो बचे हुए युद्ध में जो जिंदा हुए बचे हुए लोग हैं उनके पास में वो आराम करने के लिए नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब अभिप्राय ये होता है, इसका भावार्थ ये होता है, सेंस ये होता है डियर स्टूडेंट, ऐसे लोग जो युद्ध के प्रणेता हैं, इस तरीके से पहले जो युद्ध करते हैं, आग्नेयास्त्र से युद्ध करते हैं, जो गैसियस जो वेपन्स हैं उनसे युद्ध करते हैं या वॉर्स विद फायर करते हैं, ऐसे लोग फिर सारा का सारा नरसंहार देखेंगे ना, तो नरसंहार देख करके उनके मन में एक विद्वलता पैदा होगी, कि दुख पैदा होगा, एक दर्द पैदा होगा। उस दर्द के कारण से वो शांति का आवरण धारण कर लेंगे, शांति धारण करके और फिर वो क्या करेंगे, वो जो जिंदा बचे सर्वाइवर्स हैं उनके बीच में वो छांव में विश्राम करेंगे। कहने का मतलब है कि वो शांति का आवरण धारण कर लेंगे, हिंसा की नीति छोड़ करके अहिंसा को वो धारण कर लेंगे, जैसा कि कलिंग के युद्ध में अशोक महान ने किया। पहले उसने युद्ध किया, अनेक लोगों को मारा, नरसंहार किए, और उसके बाद में लास्ट में उसका मन विद्वलित हो गया उस युद्ध को देख करके, तो उसने अहिंसा की नीति को छोड़ करके, हिंसा की नीति को छोड़ करके अहिंसा की नीति को अपनाया था। ऐसा ही ये युद्ध के प्रणेता जो लोग हैं वो क्या करेंगे, युद्ध के प्रणेता लोग जो हैं वो शांति का आवरण धारण करेंगे, क्लीन क्लोथेज, यानी क्लीन क्लोथेज का मतलब होता है यहाँ पे शांति, पीस को अडॉप्ट कर लेंगे, एंड वो अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और फिर वो क्या करेंगे, अपने जो भाई बंधु हैं उनके साथ में छांव में विश्राम करेंगे। कहां पर करेंगे, इन द शेड, छांव में, डूइंग नथिंग, कुछ भी न करते हुए, काम की चिंता से पूरी तरह से मुक्त होकर के वो क्या करेंगे, छांव में आनंद लेंगे। अब उनको किसी भी प्रकार की काम की चिंता नहीं होगी और काम से पूरी तरीके से विमुक्त होकर के वो आनंद की प्राप्ति करेंगे। तो ये आपका सेकेंड स्टेंजा कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। आइए हम चलते हैं थर्ड स्टेंजा की ओर। What I want should not be confused with a total inactivity। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही कवि पैबलो नेरुदा ये कहते हैं कि मैं जो कहना या जो मानना चाहता हूँ ना उसे पूर्ण रूप से निष्क्रियता के साथ में नहीं जोड़ा जाए। इनएक्टिविटी का मतलब होता है डियर स्टूडेंट टोटल इनएक्टिविटी, डूइंग नथिंग, कुछ भी नहीं करें हम, मतलब अपने कर्म भी नहीं करें, जिंदा रहने के लिए हम कोई काम ही नहीं करें। मेरा कहने का अभिप्राय ये नहीं है, कवि ये कहता है मैं जो कहना चाहता हूँ या पाना चाहता हूँ उसे पूर्ण रूप से निष्क्रियता के साथ में न जोड़ लिया जाए। कि कभी कह रहा है कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए, केवल 12 तक गिनती करनी चाहिए खड़े खड़े रह करके, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा कहने का अभिप्राय ये नहीं है, टोटल इनएक्टिविटी नहीं है मेरा कहने का मतलब, पूर्ण रूप से निष्क्रियता को अडॉप्ट करना मेरा अभिप्राय नहीं है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जीवन तो चलता ही रहेगा, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, यानी जीवन तो जिस चीज के लिए बना है उस चीज से ही चलेगा। कहने का मतलब जीवन तो काम करने से ही चलेगा, जीवन हमेशा चलने वाला रहेगा, गति जीवन चलायमान रहेगा, और इस चलते हुए जीवन के लिए काम जरूरी है, काम नहीं रोकना चाहिए। आई वॉन्ट नो ट्रैक विद डेथ, कभी कहता है उसकी सामान्य गतिविधि चलती रहेगी, जीवन है वो चलता रहेगा, उसकी सामान्य गतिविधियां वो चलती रहेंगी। नो ट्रैक विद का मतलब है नो डीलिंग विद, रिफ्यूजल टू जॉइन हैंड्स विद वॉर मेकर्स हु cause death and destruction, कोई लेना देना नहीं होना, इसका मतलब ये होता है। I want no trouble with death, कभी कहता है कि मेरा मृत्यु के साथ में कोई लेना देना नहीं, मैं मौत जो है उसके साथ में सौदा नहीं कर रहा हूँ। I want no trouble with death if we were not so single minded about keeping our lives moving, कभी कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि मौत के साथ आदमी का कोई समझौता या सौदा न हो, मौत जो है उस मौत के साथ में आदमी का कोई समझौता है सौदा न हो, यदि हम जीवन धारा को चालू रखने के मसले पर एक मत नहीं हो पाते हैं। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, और स्वयं को निरुपाय पाते हैं, तो शायद एक गहरा मौन हमारी इस उदासी को दूर करते हैं। वापिस देखिए यहाँ पे कवि ये कहता है कि मैं जो कुछ भी अभी तक कह रहा हूँ 12 तक गिनती के लिए कह रहा हूँ, सारे के सारे एक्टिविटी को छोड़ दें, खड़े रहें। यहाँ पे मेरा कहने का अभिप्राय ये पूर्ण निष्क्रियता नहीं है,
जीवन है, जीवन तो चलता रहेगा। जीवन जिस चीज के लिए बना है उसी चीज के लिए, जीवन तो कर्म के लिए बना और कर्म करना जरूरी है। उसकी सामान्य गतिविधियां वो नहीं रुकनी चाहिए, उसकी जीवन की सामान्य गतिविधियां तो चलती रहनी चाहिए। I want no truck with death if we were not so single-minded about keeping our lives moving. कवि कहता है कि मैं चाहता हूँ कि उसे गलती से पूर्ण निष्क्रियता न समझा जाए जो मेरी द्वारा कही गई बात है। जीवन का जो उद्देश्य है वह तो है ही, मुझे मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। व्यक्ति मरते हैं, जन्मते हैं, तो उस बात से मेरा कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं। अब अगर जीवन को चलाते रहने का हमारा एकमात्र लक्ष्य न रहा होता और हम केवल एक बार कुछ न करके देखते तो शायद एक विशाल शांति उस उदासी को भंग कर देते। तो यहाँ कवि ये कहता है कि मौत के साथ में आदमी का कोई समझौता या सौदा नहीं होना चाहिए। यदि हम जीवन धारा को चालू रखने के मसले पे एकमत नहीं हो पाते हैं और स्वयं को निरूपाय पाते हैं तो क्या होगा? Perhaps a whose silence might interrupt this sadness. तो शायद एक गहरा मौन जो हमारी इस उदासी को दूर कर दे। Interrupt का अर्थ होता है cheat our sorrow और disagreeing with our breathing, हस्तक्षेप करना interrupt का अर्थ। तो शायद एक गहरा मौन, एक उदासी है, वो हमारी इस उदासी को दूर कर दे, हमारी इस थकान को। Of never understanding ourselves and of treating ourselves with death. कवि आगे कहता है of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. हो सकता है कि एक विश्वव्यापी मौन या निश्चलता जो है हमारी दुर्भाग्यपूर्ण उदासी को तोड़ करके सुधार दे, कि हम कभी भी आत्म मंथन करके अपना हित अहित नहीं सोच पाते। Perhaps the earth can teach us as when everything seemed dead. शायद इस संबंध में धरती जो है वो हमें क्या करे, एक पाठ पढ़ा सकती है। हमारी अब कभी एक सिंबल लेता है प्रकृति से, और प्रकृति में वो सिंबल कौन है? वो अर्थ है, हमारी धरती है। कवि ये कहता है कि शायद ये जो इस संबंध में, कौन से संबंध में? विश्वव्यापी मौन या निश्चलता हमारी दुर्भाग्यपूर्ण उदासी को तोड़ करके सुधारते कि हम कभी भी आत्म मंथन करके अपना हित अहित नहीं सोच पाते और आत्म विनाश के सामान जुटाते रहते हैं। तो इस संबंध में धरती वो हमें एक पाठ पढ़ा सकती है। कैसे? जब सब कुछ हमें कैसा लगे, जब सब कुछ हमें दुर्भाग्यपूर्ण उदासी से परिपूर्ण लगे, तो इस स्थिति में धरती वो हमें एक पाठ पढ़ा सकती है, हम पृथ्वी हमें कुछ सिखा सकती है। जब सब कुछ मृत सा प्रतीत होता है एंड लेटर प्रूव्स टू बी एलिव, और बाद में वो सारी की सारी चीजें जो हैं, सारी धरती, ये सारी की सारी धरती जो कैसे सिद्ध हो सकती है? जीवित सिद्ध हो सकती है। यानी धरती से हम एक सीख प्राप्त कर सकते हैं, धरती हमें एक पाठ पढ़ा सकती है। जब सारी धरती हिमाच्छादित हो जाती है, प्रकृति निष्प्राण हो जाती है। हिमाच्छादित का मतलब जब बर्फ गिरती है ना, तो सारी धरती वो क्या हो जाती है? निष्प्राण सी हो जाती है। सारी गतिविधियां कुछ दिनों के लिए क्या हो जाती हैं? कुछ दिनों के लिए थम सी जाती हैं। ऐसा लगता है कि अब कुछ भी चलने वाला नहीं है, सब कुछ थम गया है, सब कुछ रुक गया है। पर ये दृश्य अल्पकालिक होता है। धरती का हिम से ढक जाना, धरती का बर्फ से ढक जाने का जो दृश्य होता है वो थोड़ी सी टाइम तक के लिए रहता है। और जब जैसे बर्फ छंटती है, मौसम बदलता है, तो सब कुछ अनुप्राणित हो जाता है। यानी सारी की सारी चीजें जो वापस पुनर्जीवित हो जाती हैं, सब कुछ जीवंत हो जाता है। और एक बार फिर से ऐसा लगता है कि वापस हम क्या हो गए, वापस हम यूजुअल जो एक्टिविटी है उसमें लौट आए। तो इस तरीके से धरती से भी हम सीख सकते हैं। जिस तरीके से हिमाच्छादित होने के बाद में धरती थोड़े टाइम तक के लिए ठहर सी जाती है, रुक सी जाती है, और उसके बाद में जैसे ही मौसम बदलता है, तो मौसम बदलते सब कुछ अनुप्राणित हो जाता है, जीवंत हो जाता है। वैसे ही एक बार हम 12 तक गिनती करें, एक बार हम रुकें, ठहरें, और जैसे ही वक्त निकलेगा, जैसे ही हमारा सही समय आएगा, तो हम फिर से क्या होने लग जाएंगे, फिर से हम चलायमान स्थिति में आ जाएंगे, अनुप्राणित हो जाएंगे। Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go.
कभी कहता है इस कारण से आओ मेरे साथ में 12 तक गिनती गिनो और तब तक गिनो, गिनती तब तक गिनते रहो और उस टाइम तक तुम शांतचित्त हो जाओ, तुम गिनती करते हुए, और मैं क्या करूंगा, मैं चला जाऊंगा। तो यहाँ पर कवि का अभिप्राय क्या है? यहाँ पे कवि का अभिप्राय ये है कि 12 तक गिनती करने का मतलब है कि आप थोड़े टाइम तक रुक करके सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, आत्म निरीक्षण करें कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ। तो सबसे मेन जो इस पॉइंट की थीम है वो यही है डियर स्टूडेंट। यहाँ पे कीपिंग क्वाइट जो आपकी पोएम है, इस कविता की जो थीम है वो क्या है? इस कविता की थीम यही है, कवि शांत आत्मचिंतन और मनुष्यों के बीच परस्पर समझ की आवश्यकता के बारे में बात करता है। वो कहता है कि शांत आत्मचिंतन करे मनुष्य कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दूसरे लोग हैं उनका हित कर रहा हूँ या अहित कर रहा हूँ, तो उसके बारे में विचार करें। साथ ही वो सुझाव देता है कि हम सभी को अपना कार्य रोक देना चाहिए और शांति बनाए रखनी चाहिए, पर पूर्ण तरीके से हमें इनएक्टिव भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि निष्प्राण होने का मतलब तो ये होगा कि फिर जीवन जिस चीज के लिए बना है उस जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें आत्मचिंतन करते हुए मनुष्य के बीच परस्पर समझ की आवश्यकता के बारे में बात करनी चाहिए। ये आपकी कविता थी और यहाँ पर डियर स्टूडेंट 12 तक गिनती करने का यही मतलब है। देखिए 12 तक जब हम गिनती करेंगे निश्चल बैठ करके, तो उससे हमें क्या हासिल होगा? जब हम 12 तक गिनती करेंगे ना, तो उससे हम किसके बारे में सोचेंगे? हम हमारे बारे में सोचेंगे, हमारी दूसरे जो लोग हैं उनके बारे में विचार करेंगे। इसके अलावा हम इस धरती के बारे में विचार करेंगे, हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, इसके बारे में हम सोचेंगे, क्योंकि उसमें हमें वक्त मिल जाएगा, सोचने का टाइम मिल जाएगा। टाइम मिलेगा तो हम ये सारी की सारी चीजें हैं वो क्या करेंगे? विचार करेंगे। तो ये आपकी पॉइंट थी डियर स्टूडेंट। मैं ऐसा सोचता हूँ कि आपके ये अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आइए हम थोड़ी सी प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो लास्ट में मैंने दिए। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पैब्लो नेरुदा व्हाट इज इट दैट ह्यूमन बीइंग कैन लर्न फ्रॉम नेचर? तो पैब्लो नेरुदा के अनुसार वो क्या चीज है जिसको मानव क्या कर सकते हैं? प्रकृति से सीख सकते हैं। तो ह्यूमन बीइंग से कैन लर्न टू बी क्वाइट एंड स्टिल फ्रॉम द नेचर। धरती से वो बिल्कुल से क्वाइट और स्टिल रहना सीख सकते हैं। दैट टीचेस टू ग्रो एट वंस ओन प्लेस, जो हमें क्या सिखाती है? जो हमें बढ़ना सिखाती है अपने स्थान पे। वी शुड बी कंटेंट व्हाट वी हैड, हमें जो कुछ हमने प्राप्त कर रखा है उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए, बट नॉट बॉदर अबाउट दैट अदर्स वेल्थ, जबकि दूसरे जो लोग हैं उनकी संपत्ति से हमें दुखी नहीं होना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रकृति हमें ये सिखाती है। What should the people do instead of preparing worship during the silence? अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका। What should the people do instead of preparing worship during the silence? लोगों को शांति के दौरान युद्धों की तैयारी करने के बजाय क्या करना चाहिए? शांति काल में युद्धों में व्यस्त रहने के बजाय उनको क्या करना चाहिए? तो instead of preparing worship during the silence, people should put on clean clothes, शांति का आवरण धारण करना चाहिए। Walk about with the brothers in the shade doing nothing, और कुछ नहीं करते हुए अपने भाई बंधुओं उनके साथ छांव में चलना चाहिए। कहने का मतलब है उनके साथ सहयोग की भावना से आगे बढ़ना चाहिए। People should retrospect themselves during the silence, और शांति के दौरान लोगों को स्वयं का सिंहावलोकन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। What is the theme of the poem Keeping Quiet? I have already told you. इसकी poem की थीम क्या है? तो ये है आत्मचिंतन करना चाहिए। इसके अलावा हमें शांति का जो आवरण है वो धारण करना चाहिए। मनुष्यों के बीच परस्पर समझ की भावना उसके बारे में बात करनी चाहिए। What can we learn from the earth? हम धरती से क्या सीख सकते हैं? डियर स्टूडेंट, धरती से हम क्या सीख सकते हैं? धरती हमें क्या सिखा सकती है बताइए? तो धरती से हम क्या सीख सकते हैं? Just as the earth appears dead in autumn, जिस प्रकार से autumn में धरती वो बिल्कुल से कैसी पतझड़ में मृत सी प्रतीत होती है, but becomes full of life in spring, लेकिन स्प्रिंग का सीजन आते आते धरती फिर से क्या हो जाती है? सजीव हो जाती है, जीवंत हो उठती है। हिमाच्छादित होने के बाद में फिर जैसे ही मौसम बदलता है तो धरती फिर से सजीवता को ग्रहण कर लेती है। उसी तरीके से जब हम शांत और स्थिर प्रतीत होते हैं ना,
तो हम सार्थक भविष्य की तैयारी करते रहते हैं और पृथ्वी हमें यही संदेश देती है, पृथ्वी से हम यही सीख सकते हैं। व्हाट इज द कंफ्यूजन दैट द पोएट इज टॉकिंग अबाउट? वो कौन सा भ्रम है जिसके बारे में कवि बात कर रहा है? तो द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ स्टिलनेस, यानी कवि स्टिलनेस के बारे में बात कर रहा है, स्टिलनेस शांतचित्त रहने के बारे में बात कर रहा है। इट शुड नॉट बी टोटल इनएक्टिविटी, कवि कहता है कि इसका मतलब टोटल इनएक्टिविटी नहीं होना चाहिए, अर्थात पूर्ण निश्चलता नहीं होना चाहिए। मैंने कह दिया कि शांत रहना चाहिए, शांत रहने का मतलब हम जीवन को चलाने के लिए कोई काम ही नहीं करें, बिल्कुल से लेटे रहें हम, है, और एक डेड की तरह हो जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। टोटल इनएक्टिव नहीं होना चाहिए, जो मृत्यु लाती है क्या, इनएक्टिविटी। इसलिए while stillness does a lot good of mankind, जबकि निष्क्रियता जो स्थिरता होती है वो मानव जाति के लिए बहुत अच्छा कार्य करती है। तो कभी यहाँ पर क्या होता है, कवि का यही भ्रम है, कवि इसी भ्रम के बारे में बात करता है। तो ये आपकी कुछ प्रोबेबल क्वेश्चन है बोर्ड की दृष्टि से। वैसे डियर स्टूडेंट, आपकी पोएम का इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया, आरबीएससी में एक्सप्लेनेशन आएंगे स्टेंजर्स के, तो आप पोएम का जो मीनिंग जो है, भावार्थ जो है, वो अच्छी तरीके से आप इसको अडॉप्ट करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। ऐसी उम्मीद करता हूँ कि ये पोएम अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।